Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका अपने चैनल Billion Education पे। तो guys, आपके सामने हाजिर हूं मैं आपके 10th स्टैंडर्ड की वन शॉट सीरीज लेके। जी हाँ, ये आपके महाराष्ट्र बोर्ड के 10th की वन शॉट सीरीज है और टुवर्ड्स योर एग्जाम दोस्तों हम क्या करेंगे, आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री एंड पॉल साइंस ये एक लेक्चर के अंदर करके दे देंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दोस थिंग गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज अपने फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। तो इंडिया अगर दोस्तों हमारी ऐसी है तो वेस्ट कैसे बोलते हैं इनको? समझिए हमारा प्यारा भारत है, यहाँ पे यूके है, यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज हैं, इनके लिए इंडिया ईस्ट है और हमारे लिए ये कहाँ पे है गाइस? वेस्ट में है। इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे? डेवलपमेंट इन द वेस्ट। यहाँ पे क्या हुआ, जो हम लोग जर्मनी के बारे में बात करेंगे, फ्रांस के बारे में बात करेंगे, इटली में क्या हुआ, ऐसे बहुत सारे जगहों के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसलिए ये क्या है? डेवलपमेंट इन दी वेस्ट। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने स्लाइड पे। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से गाइस। द इंपेरिकल मेथड। इंपेरिकल मेथड दोस्तों क्या होता है? देखो, वॉच और एक्सपेरिमेंट करो। जो भी आपने देखा समझा उसको वापस करके दिखा दो, वो होता है इंपेरिकल मेथड, आंखों से देखा गया सत्य। जैसे कि अगर हम लोग बोलते हैं एप्पल न्यूटन के ऊपर गिरा, तो ये इंपेरिकल है, रियल में गिरता है, तो देखा समझा और बाद में हमने कोई थियरी बनाया। तो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स किसका है? ये हमारा इंपेरिकल मेथड के अंदर। इन द लैबोरेटरी इज यूज्ड टू स्टडी नेचुरल साइंस। दोस्तों याद रखिए, एक है नेचुरल साइंस और दूसरा है हमारा, एक सेकंड शेप ले लें, चलिए, और दूसरा हमारा फिजिकल साइंस। दोस्तों अब फिजिकल साइंस क्या होता है? एक तो हमारा नेचर का साइंस जैसे कि बायोलॉजी, जियोलॉजी, और इसी तरह से आप फिजिक्स की पढ़ाई कर लीजिए, तो ये हमारी किसकी पढ़ाई होगी? नेचुरल साइंस प्लस फिजिकल साइंस। लेकिन हिस्ट्री दोस्तों हमारी क्या है? सोशल साइंस। तो क्या आप वो मेथड अप्लाई कर पाएंगे यहां पे? नो, हिस्ट्री में अप्लाई ही नहीं होगा। देखो समझो और फिर आगे सारी चीजों को करो। सो दिस मेथड, ये रब करने, this method cannot be used to study history as we were not present in historical time। अब जब पानीपत की लड़ाई हुई है दोस्तों, तो क्या आप उसको वापस करवा सकते हैं? आपको जेल में डाल दिया जाएगा क्योंकि आप लड़ाई करवा रहे हो, तो वो चीजें हम वापस नहीं करवा सकते। टू ऑब्जर्व एंड एक्सपेरिमेंट नाइदर कैन वी रिक्रिएट द हिस्टोरिकल इवेंट। तो जब हुआ था तब हम थे नहीं, और जब अब कराएंगे तो हम रहेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग हिस्ट्री। आखिर में लिखते क्यों है हिस्ट्री? बहुत सारा आंसर ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, हिस्ट्री क्यों लिखा जाता है, इसमें पढ़ते हैं हम लोग। टू पुट द पास्ट इवेंट्स इन, दो चीजें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब एक के बाद एक, इसके बाद ये हुआ, ये हुआ। जैसे कि पहले हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशंस थे, फिर आर्यन आए, आर्यन ने डेवलपमेंट किया, मगधा एम्पायर, और ऐसे हमारे जो एम्पायर्स थे वो बनाए। उसके बाद दिल्ली सल्तनत आया, फिर आया मुगल एम्पायर, फिर आया ब्रिटिश। तो क्रोनोलॉजी एक के बाद एक। एंड एनालाइज ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स मतलब ये सब सारी चीजें क्यों हुई, जो भी आप जानना चाहते हो कि इस्लाम इंडिया में क्यों आया, क्रिश्चियनिटी क्यों आई, ब्रिटिशर्स क्यों आए, ये सब जो चाहिए आप क्रोनोलॉजी में लगाइए और पढ़ते जाइए। टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ राइटिंग कलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स। तो जो अपने को क्या करना है, अगर समझो बुकें तो बहुत सारी हैं दोस्तों मार्केट में हिस्ट्री से रिलेटेड, तो क्या ये सत्य है? क्योंकि आप लोग को पता होगा बहुत सी सारी चीजें जो है झूठ बोली जाती हैं। ये बुक में बहुत सारी चीजें बताई गई, लेकिन ये बुक में अलग बोलता है। तो चेक करें कि ये सही बोल रहा है या ये सही बोल रहा था। तो ये बात होगी सेकेंड में। एंड टू असर्टेन द ट्रुथ, जब ये पता चल गया तो हम लोग सत्य का पता लगा लेंगे। चल
अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जो सत्य है, जो ट्रुथ है, वो कौन बताएगा? एक्सपर्ट। ये हमारा कौन बता के देगा? एक एक्सपर्ट होगा हमारे लिए। ओके, इसका कलर चेंज कर लेते हैं हर बार के लिए। अब वो एक्सपर्ट देखिए यहां पे मैंने बना के रखा है आप लोग के लिए। ये कौन है? आप लोग के द फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस। ठीक है, वी कैन प्रूव द ऑथेंटिसिटी ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेस विथ द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट इन द फॉलोइंग फील्ड्स। तो अगर आपको सत्य जानना है कि क्या था रियलिटी, अगर आप अपने पास्ट के बारे में भी जानना चाहें कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां को जाऊंगा, तो आप किससे पूछेंगे? जो फील्ड में एक्सपर्ट होंगे वो कौन है? आपके मम्मी पापा, कि पापा मैं कब आया, मेरा बड़ा भाई कब आया। ये सब सारी चीजें आप लोग यहाँ पे जान जाएंगे किसके थ्रू? एक्सपर्ट के थ्रू। एन एक्सपर्ट हु नोज द लैंग्वेज, पहली बात तो वो क्या जानना चाहिए? लैंग्वेज। चलो भैया मान गए। फिर स्क्रिप्ट, ये बाद में आएगा स्क्रिप्ट। चलो, अब स्क्रिप्ट भी जानना चाहिए। लैंग्वेज क्या होता है दोस्तों? जो हम लोग बोलते हैं, जैसे कि मैं अजय हूं, मैं अजय हूं। अब ये मैंने बोला हिंदी में, लेकिन लिखा किस में है? इंग्लिश में। ये व्हाट्सएप की कहानी है आप लोगों की। तो इसको क्या बोलेंगे? जो मैं बोलता हूं दैट इज लैंग्वेज, और जो लिखता हूं दैट इज स्क्रिप्ट। फर्क याद रखना चाहिए दोस्तों आप लोग को, तो आज से कोई कंफ्यूजन मत रखना। तो जो इसमें एक्सपर्ट होगा वो हिस्ट्री के बारे में पता कर सकता होगा। ऑफ अ हिस्ट्री, अब किसके बारे में? लैंग्वेज स्क्रिप्ट, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, टू रीड एंड अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, उसे पढ़ ले और इसकी मीनिंग बता पाए। तो ये दो चीज तो पहले जानना है। वन हु कैन आइडेंटिफाई, ध्यान से, एक सेकेंड, आइडेंटिफाई, देखिए इसमें बहुत सारे स्टेप है। फिर एग्जामिन द ऑथेंटिसिटी, द पीरियड इन विच द राइटिंग एंड लेटरिंग स्टाइल वॉज प्रिवेलेंट। तो तीन चीजें पहले तो उसको समझ में आनी चाहिए कि राइटिंग कौन सी है, कौन सी लैंग्वेज है, कौन सा स्क्रिप्ट है, उसको एग्जामिन कर पाए, मतलब उसके बारे में चीजें आगे पीछे से पता कर पाए। ऑथेंटिसिटी, मतलब ये रियल है कि नहीं। और द पीरियड, कौन से, जैसे कि आप देखोगे गाइस हमारे पास प्राकृत लैंग्वेज भी था, ठीक है, तो ये सब लैंग्वेज थे। तो पहली बात क्या करना चाहिए? उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि प्राकृत कौन कौन लिखता था, कौन कौन बोलता था, और जब लिखा गया, बोला गया, तो उसका क्या करना? ऑथेंटिसिटी, रियल तो है कि नहीं वो, कम से कम, या कॉपी कैट है। तीसरी चीज, कौन से पीरियड में लिखा था, कौन सी चीजें? इन विच राइटिंग एंड लेटरिंग स्टाइल वॉज प्रिवेलेंट। तो ये जो डॉक्यूमेंट मिला है मेरे को, बुक, इसके बारे में पता करूंगा। आइडेंटिफाई, एग्जामिन और द पीरियड, क्या ये लैंग्वेज और राइटिंग स्टाइल कब थी। चलो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द वन हु कैन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पेपर यूज्ड, पेपर, आप मुझे अब कमेंट करके बताएंगे कि पेपर बताइए कब पहली बार यूज हुआ था। व्हेन एंड हु इन्वेंटेड द पेपर। पेपर यूज्ड, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग डेट, और तीसरा है द एज इन विच इट वॉज यूज्ड। अब पेपर कई टाइप के होते हैं गाइस, एक वेस्ट मटेरियल से बना होता है, एक ट्री से बना होता है, और एक जो होता है वो और आर्टिफिशियल हम लोग यूज करते हैं। तो पेपर कई टाइप के आते हैं। तो उसमें पहले टाइप ऑफ पेपर जो यूज किया गया था, कोई भी हिस्टोरिकल पेज मिला है आप लोग को, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की डेट क्या थी, कब बना था। जैसे कुछ पेपर मालूम है कि नहीं 100 साल बाद खराब हो जाएंगे। तो अगर कोई पेपर वैसा था, समझो एग्जाम्पल हम लोग को आज से समझो ले लूं मैं 1200 का, कोई हिस्ट्री मेरे को सर्च करना है। अब मुझे एक पेपर मिला है, लेकिन ये पेपर कितने साल रियल में, जब उस टाइम पे बोलते हैं कि पेपर पे लिखे थे, ये पेपर 100 साल चलता है सिर्फ। अब मालूम पड़ा ये 1201 में बना था पेपर, तो कब तक चलेगा? 1301 में। लेकिन ये पेपर आज भी मिल रहा है। आज हम लोग 2023 में है, आज भी ये पेपर मुझे वैसे का वैसे मिल रहा है। तो मतलब क्या हुआ? ये पेपर जो मुझे हिस्ट्री बता के कोई दे गया, वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये 100 साल में डिके हो जाता है। समझे दोस्तों? इस तरह से हिस्ट्री जानना है आप लोग को। द वन हु हैज नॉलेज ऑफ स्टैम्प्स,
अब जैसे आज के आपके स्कूलों में स्टैम्प मिल जाता है, थप्पा लग जाता है बुकों पे, वैसे पुराने जमाने में भी स्टैम्प मिलते थे, हर एक एरा में स्टैम्प मिलता था। इवन आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर भी सील्स एंड स्टैम्प्स थे। तो सोचिए, तो उसको पता रहना चाहिए कि ये सील स्टैम्प कैसे थे। आपने वो पिक्चर देखा है, कौन सा था हमारा राम सेतु, उसमें हमारे जो अक्षय कुमार जी हैं वो यही हिस्टोरिकल एंड वो पुराने दबे गड़े चीजों को पढ़ने वाले एक्सपर्ट थे, तो आप ये सब सारी चीजें रिलेट कर पाएंगे वहां से। पांचवा, द हिस्टोरियन हु कैन स्क्रूटिनाइज वेरियस हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। हिस्टोरिकल जो चीजें हैं, उस रेफरेंसेस हैं, उसको स्क्रूटिनाइज करना मतलब एनालाइज करना। जैसे कि ये, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, स्क्रूटिनाइज ही तो किया मैंने, सत्य असत्य पहचानना, और किस टाइम पे था, किस राजा का था, कि रानी का था, उसके भाई ने लिखा था कि उसकी बहन ने, या उसने खुद से लिखा था, ये सब सारी चीजें पता करना। तो इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे कर लेते हैं, पहला हम लोग को लैंग्वेज और स्क्रिप्ट वाला पॉइंट लिख लेना आप लोग। दूसरा हम लोग को लिखना है कि वो जो हमारा लेटरिंग स्टाइल था, लैंग्वेज और ये स्क्रिप्ट, यहाँ पे लेटरिंग स्टाइल वो कौन से पीरियड में था। दूसरा हम लोग को पता करना है ऑथेंटिसिटी उसकी, और थर्ड तो हम लोग को पहले मतलब आइडेंटिफाई करना है किसको, लेटरिंग स्टाइल को। फोर्थ हम लोग आते हैं पेपर वाले, हमारे थर्ड वाले में आएगा कौन सा दोस्तों, पेपर वाला पॉइंट, कि पेपर का हमारा कौन सा पेपर यूज हुआ, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या था, और एज क्या था। तो तीन चीजें इसमें भी पता करना है, देख रहे सब में ऐसे ही है। फोर्थ आते हैं, जब हम लोग ये सब सारी चीजें, तो स्टैंप के बारे में आप लोग लिखोगे, स्टैंप के बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए। और लास्ट वाला हमारा है स्क्रूटिनाइज। स्क्रूटिनाइज क्या, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, बुकें हैं, पेपर्स हैं, वो सब स्क्रूटिनाइज करना। तो 5 पॉइंट इसके अंदर लिख देना। कोई भी डाउट हो दोस्तों, ये वन शॉट है, डिटेल में नहीं जाना, अदरवाइज मैं ये आप लोग को याद करवा के भी बाद में आगे के लेक्चर में दे दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके, अब हम लोग करने वाले हैं हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, और उसके अंदर भी कौन सा गाइस, स्टेजेस ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। कि कल को अगर कोई बच्चा, वैसे तो कोई लेता नहीं है इंटरेस्ट, सोच लिया कि भैया मैं भी हिस्ट्री लिखूंगा, चाहे अपने बारे में चाहे अपने क्लास के बारे में, और या जो वो टीचर मुझे पसंद नहीं आता है तो उनकी हिस्ट्री निकाल के उनके बारे में डॉक्यूमेंट लिखूंगा, तो जरूर, तो आपको ये स्टेज फॉलो करने पड़ेंगे, फिर आपने उनका इतिहास बना दिया। ठीक है, कलेक्ट हिस्टोरिकल सोर्स, कैरी आउट इट्स कंपैरेटिव एनालिसिस। तो पहले क्या है भाई, कागज, टीचर के बारे में उनकी हिस्ट्री पता करोगे, जो भी आप लोग को रिसोर्स मिले, बुक मिलेगी, व्हाट्सएप मिलेगा आप लोग को, इंस्टाग्राम मिले, जो भी है पता करो, बहुत सारे हैं, और उनको कंपैरेटिव, इसके साथ इनके साथ कंपैरेटिव एनालिसिस करो। ओके, नेक्स्ट, एग्जामिन रेलेवेंट रेफरेंसेस ऑफ द हिस्टोरिकल अवेलेबल इंफॉर्मेशन। अब ये सारी चीजें मालूम पड़ गया कि टीचर जी जो हैं वो म्यूजिक के प्रेमी थे। अब वो म्यूजिक के प्रेमी थे तो इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो पता करो। तो पहला था क्या, हमने हमारा हिस्टोरिकल सोर्सेस को जमा किया, और बाद में उनकी क्या कर दी, क्रिटिकल एनालिसिस। तो हिस्टोरिकल सोर्सेस और उसका क्रिटिकल एनालिसिस निकला। अब सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे जो उनके रेफरेंस हैं वो पता कर लेने और उनकी एनालिसिस करेंगे। अंडरस्टैंड रेफरेंसेस मेथड एंड रिगार्डिंग टाइम एंड स्पेस ऑफ द गिवन हिस्टोरिकल इवेंट्स। तो ये जो अब म्यूजिक पता चला, तो इनको म्यूजिक कौन से टाइम में पसंद था, क्या 14 से लेके 16 के बीच में पसंद था, और जब वो अपने गांव में थे, विलेज में थे, तब उनको ये म्यूजिक पसंद था, गाने बजाने का शौक रखते थे। तो थर्ड पॉइंट भी हमारा बन चुका है, कैसे, अंडरस्टैंड द रेफरेंस मेथड। अब ये रेफरेंस मेथड क्या होता है, एक तरीका होता है जो डेवलप होता है कि बुक के थ्रू जाना, या फिर आप लोग कॉइन्स के थ्रू जाओगे, या फिर वीडियोस के थ्रू, ऑडियोस के थ्रू। तो रेफरेंस मेथड होता है, और ये पढ़ाई की जाती है हिस्ट्री के अंदर, जो टीचर्स सिखाते हैं। तो आप इसको इसी तरह से पढ़िए कि अंडरस्टैंड रेफरेंस मेथड। और दूसरा, एंड रिगार्डिंग क्या, टाइम एंड स्पेस, कितने कौन से टाइम में और कौन सी जगह पे वो घटना हुई थी। लास्ट, क्रिटिकली एग्जामिन वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अब ये वर्ड जो है ना दोस्तों, इसको मार्क कर लीजिए आप लोग, कहां पे, क्या हमारा क्रिटिकल,
ये कई बार आएगा आप लोग को, कई बार। क्रिटिकल 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 क्रिटिकल, हर बार। क्रिटिकल क्या होता है दोस्तों? किसी भी चीज के बारे में बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजों के बारे में पता करना, जितना दिमाग खपा सकते हैं उसके लेफ्ट राइट ऊपर नीचे प्रो कॉन्स सत्य असत्य सब पता करना, उसको बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल। तो ये जो सोर्सेज आपने जमा किए, हिस्टोरिकल सोर्सेज, फिर ये जो आपने साइट के जो रेफरेंसेस मिले आप लोग को, फिर आपने टाइम स्पेस सब, इसको क्रिटिकली एनालाइज करो आप। जब आप हिस्ट्री लिखने जा रहे हो वापस से चेक करो कि क्या ये बातें सच थी। नेक्स्ट, और फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस। लास्ट पार्ट आता है फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस, कि ये जो टीचर हमारी बैंड बजा रहे हैं ये पहले से शौकीन थे गाने बजाने के, इसीलिए हमारी बैंड बजाई है 10th में। ठीक है गाइस, तो ये हाइपोथेसिस मतलब आपने थियरी बना दी फाइनली कि सर ऐसे ही थे या मैम ऐसी ही थी। ठीक है, तो पहला हिस्टोरिकल सोर्सेस पता करना, उसका क्रिटिकल एनालिसिस कर देना। दूसरा, अब एग्जामिन द, ये जो हिस्टोरिकल सोर्स से रिलेटेड जो भी रेफरेंसेस हैं उनके बारे में पता करना और इंफॉर्मेशन गैदर करना। और जो ये रेफरेंस है तो इसके लिए क्या होगा, आप लोग रेफरेंस मेथड देखोगे, एक तरीका एक पैटर्न फॉलो करोगे। अगर सोशल मीडिया पे घुसे तो सोशल मीडिया के बारे में ही पूरा पता करोगे। और दूसरा इसमें टाइम और स्पेस, कौन से टाइम में और कौन से स्पेस में हुआ था। चौथा लास्ट जो मैं बात बोल रहा था क्रिटिकल, ये सारी चीजों का क्रिटिकल एग्जामिनेशन होगा। लास्ट हाइपोथेसिस बना दोगे आप। ठीक है दोस्तों, थोड़ा ज्यादा लिख रहा हूं लेकिन आप लोग समझते जाइए कैसे हो रहा है। अगर अच्छी लग रही वीडियो तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों में से शेयर करिए, और हम ऐसे बहुत सारी चीज़ों के साथ आपके सामने आते रहेंगे दोस्तों, चीज़ें बेहतरीन ही होंगी। डिसिप्लिन कंट्रीब्यूटिंग टू दी हिस्टोरिकल रिसर्च, कौन से डिसिप्लिन है, अब इससे लिखेंगे। पहला है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या होती है दोस्तों? जो जमीन के नीचे सारी इंफॉर्मेशन दबी है, किसी के हम लोग के बोलते हैं ना बर्तन है, पॉट दबे रहते हैं, कॉइन्स है, ऐसे सारी चीजें जो है जमीन के नीचे या पुरानी, उनकी स्टडी को बोलते हैं आर्कियोलॉजी। आर्काइवल साइंस, आर्कियोलॉजी से ध्यान रखना आर्काइवल साइंस भी। अब इसमें क्या होता है गाइस, साइंस बोला है तो इसमें पहले तो बहुत सारे जो चीजें हैं पास्ट की उनको जमा करना, फिर उनको स्टोर करना, फिर लोगों में उसका इंफॉर्मेशन शेयर करना, ये सब सारी चीजों को क्या बोलते हैं? पुरानी चीजों को स्टोर करके रखना, इंफॉर्मेशन डेटा निकालना, ये सब सारी चीजों को बोलते हैं आर्काइवल साइंस। मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? पहले के जमाने में दोस्तों पेपर पे अपने आप लिखते थे। अगर मैं लिख दूं आई एम अजय एंड आई टीच, ऐसे पहले पेपर पे लिखा, तो ये क्या हो गया? मैन्युस्क्रिप्ट हो गया। समझ गए? तो उसके बारे में भी, क्योंकि पहले के राजा जो रानी थे वो शौकीन थे लिखने के लिए भी, थोड़े लिखे पढ़े लिखे रहते थे लेकिन लिखते जरूर थे। एपिग्राफी, एपिग्राफी क्या होता है? स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं गाइस? अगर आप लोग कभी देखे होंगे कि जो पिलर्स रहते हैं कहीं कहीं पे, उनमें ऐसे दीवार के अंदर ना खोद के लिखा होता है। ये जो चीज होती है जो पेपर पे लिख रहे हैं उसको ये लोग दीवार के अंदर ना छेद कर करके लिखते हैं। जैसे कि लिख लीजिए आप लोग, हमारे चैनल का नाम ही बिलियन एजुकेशन, ओ जगह फुल हो गई, तो ऐसे दीवार के अंदर छेद करा के पिलर्स में लिखते थे, तो इसको बोलते हैं एपिग्राफी, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। ये पता रहना चाहिए। अब दिक्कत क्या है दोस्तों, ये तो कोई भी पढ़ लेगा ना, लेकिन पहले क्या थे, वो लैंग्वेज अलग थी, स्क्रिप्ट अलग थे, तो वो समझना पड़ता था। जैसे कि आप लोग पढ़ोगे किसके केस में, रियल में बता रहा हूँ, अशोक के केस में। अशोकन पिलर करके हिस्ट्री में गाइस बहुत पढ़ते हैं, जो यूपीएससी करेंगे उनको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लिंग्विस्टिक क्या होता है? सिंपल, लैंग्वेज, भाषा का ज्ञान होना चाहिए बंदे को, बात तो सत्य है। लेटरिंग स्टाइल एंड एनालाइजिंग द ब्रांच। लेटरिंग स्टाइल मतलब लेटर कैसा, जैसे कि आप लोगों को पता होगा बहुत सारी चीज़ें जो है अरेबिक में अपने जो रहती हैं, फिर इसी तरह से आप लोग ले लीजिए उर्दू में कुछ वर्ड्स हो गए, कुछ इसी तरह से हमारे हिंदी में लीजिए, कुछ मैच खाते हैं लेकिन फिर भी वो लोग अलग हैं। तो इसी के नॉलेज को बोलते हैं लेटरिंग स्टाइल। और दूसरी एक चीज़, जो कोई राजा था समझो, वो जो ए था वो ऐसे लिखता था, हर जगह ऐसे लिखता था, उनके बारे में ये पता हो जाना चाहिए कि ये राजा ऐसे ही लिखता था। तो अगर समझो कहीं और कोई डॉक्यूमेंट मिला जिसमें लेटर सेम स्टाइल से लिखे गए थे, तो एक तो वो पहचानना, और दूसरा हर एक लैंग्वेज का, हिंदी, अरेबिक, संस्कृत, या तो फिर हम लोग ले लें उर्दू, ये सब
कहीं कहीं सेम लेटर बनाते हैं, कहीं कहीं अलग बनाते हैं, और ये लेटर का डेवलपमेंट कैसा, सारी चीजें रिलेटेड टू लेटर, इसको बोलते हैं हम लोग लेटरिंग स्टाइल। न्यूमिस्मैटिक क्या होता है, इंपॉर्टेंट, बच्चे भूल जाते हैं, स्टडी ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स की स्टडी को बोलते हैं हम लोग न्यूमिस्मैटिक। और जीनियोलॉजी मतलब आप लोग पढ़े हो ना कि हमारे जो बाबर थे, बाबर के बेटे हम लोग बोलते हैं, फिर इसके बाद बाबर के बेटे फिर हमारे आते हैं अकबर, अकबर का बेटा, फिर जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां। तो ऐसे करके हम लोग के जो बेटे रहते हैं उनको बोलते हैं, मतलब हमारे नहीं, राजा रानियों के जो बेटे थे उनको हम लोग क्या बोलते हैं, जीनियोलॉजी, एक के बाद दूसरा। ठीक है, चलो दोस्तों, अगर कोई भी आप लोग को चीजें ना समझे उसे जरूर पूछिए, और फिर आप लोग कमेंट में लिखेंगे तो मैं आंसर भी उसे देने की कोशिश करूंगा। तो ये सब किससे रिलेटेड हो गया, हमारा फील्ड्स, कौन कौन से फील्ड्स उसको पता होने चाहिए। तो इसको आप लोग याद कर सकते हैं, आम ले ले नु जी, आम ले ले नु जी। तो आम से आ जाएगा हमारा पहला तो आर्कियोलॉजी, दूसरा होगा आर्काइवल साइंस, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, मैंने यहाँ पे मतलब कैसे भी लिख दिया तो आप लोग कर लेते। एक एल से हमारा होगा लेटरिंग स्टाइल जो होगा, ये देखिए ये वाला, और एक एल से होगा लिंग्विस्टिक, और एपिग्राफी इससे हो जाएगा, नू से नुमिस्मैटिक, और जीई से जीनियोलॉजी। तो आम ले लू ना जी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक ठोकिएगा। ट्रेडिशंस ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, मतलब ट्रेडिशन क्या होता है, पिछले वाले कैसे, क्योंकि सब लोग हिस्ट्री आप जैसे आज पढ़ रहे हो आप लोग दोस्तों वैसे नहीं लिखते थे, वो लोग कुछ अलग पैटर्न फॉलो करते थे, फुकट की चीजें भी बताने को पसंद करते थे, तो एक ट्रेडिशन था, तो वो जो पैटर्न फॉलो करते थे उसको बोलते हैं ट्रेडिशन। आज से 100 साल पहले कुछ और था, आज कुछ और है। चलिए, हिस्टोरिकल राइटिंग एंड हिस्टोरियन, ये क्या होता है देखते हैं। हिस्टोरिकल सोर्सेस आर क्रिटिकल, फिर से आगे देखो, क्रिटिकली एग्जामिन्ड, ये जो बहुत सारी पास्ट की बुक है उनको अच्छे से एग्जामिन करेंगे, एंड द पास्ट इवेंट्स आर प्रिजर्व्ड इन राइटिंग। तो अब देखिए, पानीपत की लड़ाई जो हुई थी, कितनी लड़ाइयां हुई थी, 3, तो ये जो हुए तो इनको बुकों में जमा करके लिखा, और जब लिख दिया जाए तो इसका क्रिटिकल एग्जामिनेशन भी कर दो, क्रिटिकल एग्जामिनेशन भी कर दो। तो जो राइटिंग की गई है, लेकिन देखो ध्यान रखना, जो ये चीजें लिखी गई, लेकिन दोस्तों फिर से क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव, मतलब सारी चीजों का हर एक एंगल देख के जब लिखा जाए तो उसे बोलते हैं हिस्टोरियोग्राफी, और जिसने लिखा उसको बोलते हैं हिस्टोरियन। तो हिस्टोरियोग्राफी जो लिखता है उसे हिस्टोरियन बोलते हैं। तब आप लोग समझे, अगर कोई मनगढ़ंत कहानी बता दे कि रात को जो थी, अब रियल बता रहा है कि जो यहाँ पे एक सपनों की परी आती थी, उसने पूरा का पूरा मुगल एम्पायर बनाया था। अब ये बातें देखिएगा, लिखी तो उसने हिस्ट्री है, लेकिन कोई भी क्रिटिकल एग्जामिनेशन किया उसने कि सत्य में कोई परी आई थी, कोई ऐसा है? तो जब ना करे तो वो क्या हो जाती है, जस्ट उसकी कल्पना हो जाती है, हाइपोथेसिस बना रहा है, जस्ट मनगढ़ंत कहानियां है, वास्तविकता से कुछ लेना देना नहीं है उसका। अ स्कॉलर हु राइट्स सच नैरेटिव्स है हिस्टोरियन, तो ये जो लिखे उसे बोलेंगे हिस्टोरियन। तो हिस्टोरियोग्राफी क्या, ये लिखना, हिस्ट्री को लिखना, लेकिन क्रिटिकल एनालिसिस के बाद। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हिस्टोरिकल राइटिंग, ओके, हिस्टोरियंस आ, ये देखिए ये जो था सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में हम लोग को लिखना था, ये स्टाइल में आ गया, लेकिन ये पिछले वाले का था। हिस्टोरियंस आर नॉट इन पोजीशन टू इंक्लूड ऑल इवेंट्स इन हिज नैरेटिव, हर एक चीज तो नहीं बता सकता। देखो दोस्तों, पानीपत की लड़ाई में हर दिन का बारे में पता है, हर टाइम के बारे में पता है, हर राजा के बारे में उससे पता है कि कौन कौन लड़ रहे थे। अब वो सब कुछ करते जाएगा तो नहीं, सब कुछ चीजें तो नहीं इंक्लूड कर पाएगा, क्योंकि रीजन तो अगर देखा जाए तो पानीपत क्यों हुआ, तो बहुत सारे रीजन, ऐसे अगर वो लिखते जाए तो उसकी जिंदगी कम पड़ जाएगी, लेकिन कंप्लीट तो नहीं लिख पाएगा। तो हर एक चीज तो अपने उसमें नहीं लिख सकता। अब लिखने गया तो हिस्टोरी बाद में लिखिए, खाना क्या खाते थे राजा जो उस टाइम पे आते थे, लहसन था कि नहीं खाते थे, प्याज खाते थे, बटाटो बोलते ना, पोटैटो या बटाटा ये खाते थे। अब ये सब हर एक चीज थोड़ी लिखेगा, वो समझदार है बंदा। तो ही डिसाइड्स द इवेंट विच ही थिंक्स ही शुड रीच द पीपल, तो वो सोचता है कि हमारी ऑडियंस क्या चाहती है, वो क्या जस्ट राजा के पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहता है कि राजा की कितनी रानियां थी, कितने बच्चे थे, या जानना चाहता है कि वो कौन सा बोलते हैं ना कपड़ा पहनते थे, उसी के साथ
हम लोग और सारी चीजें भी जो आप लोग समझ गए हैं क्या जानना चाहते हैं, लेकिन वो जानता है कि वो क्या बताना चाहता है। अगर उसे लग रहा है कि मुझे राजा के शौर्य के बारे में, उसके बोलते हैं ना वैलर के बारे में बताना है मुझे, तो वो वैसा ही सोचेगा, वैसे ही सारे डॉक्यूमेंट जमा करेगा, वैसा ही लिखेगा। तो पर्सपेक्टिव ऑन दोज इवेंट डिपेंड्स ऑन हिज कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ही अडॉप्ट्स, मतलब उसका बैकग्राउंड कैसा था। जैसे कि समझो कुछ लोग अगर मुगल्स को हेट करते थे, तो वो हेट काइंड ऑफ चीजों से ही लिखेंगे, और जो पसंद करते थे वो मुगल के बारे में सारी चीजें अच्छे लिखेंगे। तो पर्सपेक्टिव मतलब उसकी बुनियाद कैसी हुई थी, उसकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई थी, उसकी समझदारी कैसी हुई है, वो इसी हिसाब से बताएगा। अगर आपके दिमाग में कुछ समझो कि जो फ्रेमवर्क हो गलत चीजों के बारे में राजा रानी को, तो आप गलत चीजों के बारे में जानना चाहोगे, गलत चीजों के बारे में पता करोगे और गलत सारी चीजें लिखोगे। ठीक है, तो वही सारी चीजें हैं। दो हिस्टोरियोग्राफी वॉज नॉट प्रिवलेंट इन द एंशियंट सोसाइटी। जब हम लोग बोलते हंटर एंड गैदरर्स थे, जब हम लोग शिकार करते थे, उस टाइम पे तो बुकें लिखना छोड़ो, हम लोग तो बात भी नहीं कर पाते थे और बोलते भी बहुत कम लैंग्वेज थे। तो उस टाइम पे हिस्ट्री कैसे बताते थे? क्या उनकी अगली आने वाली पीढ़ी कभी हिस्ट्री नहीं जान पाती? जानते थे वो लोग। कैसे? वो नेक्स्ट जनरेशन को बताते थे एंसेस्टर्स के बारे में, किसके थ्रू? स्टोरीज, स्टोरीज के थ्रू बताते थे, मुंह से। ठीक है, कि देखो ऐसे ऐसे आपकी दादा थे, ऐसे ऐसे आपके परदादा थे, कि वो बहुत बड़े शूरवीर थे, 7 फीट के थे, लंबे चौड़े थे, जिम जाते थे। ठीक है, ऐसे बताते हैं। सो दीज एंशियंट कम्युनिटीज यूज्ड वेरियस मीन्स लाइक, देखिए कि पेंटिंग, दीवारों पे चित्र बना दिए हैं कि हम लोग गाय बैल पे बैठ के जाते थे शिकार करने। स्टोरी टेलिंग, स्टोरी बताते, सॉन्ग्स बोलते थे कि हे जिरे ऐसे गाना बताते। बल्लाड्स, बल्लाड्स मतलब होता है वैलर की कहानियां, जब उसे बहुत जोर तोड़ से गाने बजाने के साथ बोले जाए तो उसे बोलते हैं बल्लाड्स, कि आए आए देखो राजा रानी आए, ऐसा करके बोलते हैं। इन द मॉडर्न, ये देखिए मॉडर्न लिख दिया, जबकि मॉडर्न होना चाहिए। हिस्टोरियोग्राफी दीज मीन्स आर लुक्ड अपॉन एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो देखिए मॉडर्न मतलब क्या? ये तो पहले की चीज थी। एंशियंट में क्या करते थे? तो अगर किसी ने स्टोरी बता दी कि दादा जिम जाते थे, तो उसे सत्य मान लिया जाता, कि बहुत सारा ऑप्शन नहीं था ना उनके पास। मॉडर्न वाले में क्या बोलते हैं, क्योंकि अब लिखी गई हैं चीजें, रिकॉर्ड की गई हैं, बोली गई हैं, समझी गई हैं, तो इसमें ये सब सारी चीजों को लेते हैं केव पेंटिंग को। लेकिन ये जस्ट वन ऑफ द सोर्स है। आप कोई चीज लिख रहे हैं उसके बारे में, वन ऑफ द चीजें, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आएंगी। तो ये किसका पार्ट हो जाएगा? मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, नए वाले। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलो, डू यू नो, गाना भी सुने होंगे आप लोग। अब आगे बढ़े। कलर चेंज करने का मौका मिल रहा है, मुझे चेंज कर लेता हूं। चलो, एंशियंट इंस्क्रिप्शन इन दी फ्रांस। फ्रांस के बारे में बात हो रही है दोस्तों। अब यहाँ पे आप लोग के फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चन भी आते हैं। तो पहला आता है ल्योर म्यूजियम इन फ्रांस हैज इंस्क्रिप्शन विच डेट्स बैक टू 4500 BC। देखिए जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, उसके बाद के सारे पीरियड को हम लोग काउंट करते हैं कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। आज हम लोग पहुंच चुके हैं 2023 में। अब इनसे पहले के सालों को बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट एरा। तो उसमें 4500 साल पहले तक की जो हमारी सिविलाइजेशन थी, कौन सी थी? सुमेर। तो इराक देखेंगे आप मैप में तो ऐसा है, ये इराक है। तो इसके सदर्न साइड पे थी हमारी सुमेर सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इस सिविलाइजेशन को हम लोग क्या बोल रहे थे कि ये इसके रिलेटेड इन्होंने एक, ये आप देखेंगे इंस्क्रिप्शन है, दीवार पे लिखा गया है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो इंस्क्रिप्शन देख रहे हैं, अगर आप लोग के बुक में और क्लियर दिया गया है, ये कहाँ रखा गया है? ल्योर म्यूजियम में। और ये हिस्ट्री क्या बता रही है इसमें, ध्यान से देखिएगा। इट इवन रिकॉर्डेड अ बैटल फॉट बिटवीन टू किंगडम, दो किंगडम के बीच में लड़ाई हो रही है, उसे दिखाया गया वहां पे, आप देखेंगे ध्यान से। इमेज ऑफ जनरल एंड लाइन ऑफ सोल्जर्स होना चाहिए, लाइन ऑफ सोल्जर्स फॉलोइंग हिम इज सीन ऑन इट। एक मुकुट पहने बहुत ज्यादा हैवी अगर कोई आगे खड़ा है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे देखिए ये जनरल है, और इसके पीछे देखिए लाइन से ये सिर दिख रहे हैं, ये कौन है? ये उसकी सेना है, उसके हम लोग क्या बोलते हैं? सोल्जर्स हैं। तो ये इसमें दिखाएगा द ट्रेडिशन ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्टोरिकल इवेंट स्टार्टेड ड्यूरिंग द सुमेरियन सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया। तो ये मेसोपोटामिया में स्टार्ट हुआ था। ये म्यूजियम कहाँ है दोस्तों? फ्रांस के अंदर। कौन सा म्यूजियम? ल्योर म्यूजियम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। तो हम लोग अभी तक पास्ट की बात कर लिए, अब मैं थोड़ा सा झलक आप लोग को दिया था कि मॉडर्न मतलब होगा क्या, क्या सूट वूट पहनता होगा और इंस्टाग्राम चलाता होगा जो हिस्टोरियन होगा? नहीं दोस्तों, वो इंस्टाग्राम की बात नहीं हो रही, इसकी सोच की बात हो रही कि इसकी सोच कैसी होगी। तो देखिए, तो ये क्या होता है, पहली बात तो जो क्वेश्चन है वो रेलेवेंट पूछता है, अच्छी चीजों के बारे में पूछता है कि ये क्या हुआ था, कि जैसे कि अशोक का जो है धर्म परिवर्तन क्यों हुआ, क्यों वो बुद्ध को फॉलो किए, क्यों उनके लड़के लड़की को साउथ में, अच्छे क्वेश्चन पूछता है, ह्यूमन की भलाई के लिए पूछते हैं। दूसरा, एंथ्रोपोसेंट्रिक होना चाहिए। एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब क्या, ह्यूमन सेंटर, इसके सेंटर में कौन होता है, ह्यूमन, ह्यूमन से रिलेटेड। अब ये नहीं होना चाहिए कि उस टाइम पे जो मोर थे वो कौन से कलर के थे, उस टाइम पे क्या, हर एक चीजों के बारे में, जैसे कि बोले कि हम लोग जो लीफ थे वो छोटे थे या बड़े थे, ऐसी सारी चीजें नहीं, ह्यूमन से रिलेटेड है, पत्ते बड़े छोटे हैं, अगर ह्यूमन से कुछ उसका लेना जाए तो पता करेंगे, ये मॉडर्न वाले हैं। ओके ओके, एंड द हिस्टोरी डज नॉट एडवोकेट एनी इंटर रिलेशन बिटवीन डिवाइन एंड ह्यूमन एक्शन। तो मतलब क्या बोलते हैं, भगवान ये ऊपर बैठे हैं और धरती पे जो हम लोग हैं उनके बीच में इंटरैक्शन नहीं करना चाहिए, जो भी हो रहा है ह्यूमंस ही किए, अगर धरती तबाह हुई है तो ह्यूमंस ने किया है, और धरती अगर बची है तो ह्यूमंस ने किया है, ये डिवाइन पावर से कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। आंसर टू दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन रिलायबल एविडेंसेस एंड द प्रेजेंटेड लॉजिकल ऑर्डर। अब देखिए, ऐसा मालूम कर रहा है, लिखते लिखते बोले कि पानीपत की लड़ाई हो रही थी, धीरे से आ गए कि बोलते हैं कि इसी तरह से हमारा जो ये इंडिया पाकिस्तान वॉर चालू है, ऐसे अब ये बता दिए कि इंडिया पाकिस्तान वॉर चले, जैसे कि पहले पानीपत, इसका कुछ मीनिंग बताओ कि कैसे ये रिलेटेड है, लॉजिक बताओ इसका। तो ये सब सारी चीजों को लॉजिक के ऑर्डर में, जो भी हिस्ट्री लिख रहे हो अगर रिलेट भी कर रहे हो तो लॉजिक बता के करो। लास्ट, हिस्ट्री प्रेजेंट ट्रैजेक्टरी ऑफ अ मैन्स जर्नी विद द हेल्प ऑफ पास्ट डीड्स एंड एक्शन। तो ये क्या बोलता है, हिस्ट्री ह्यूमन के प्रोग्रेस को बताता है कि आज से, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन में थे तो हम लोग कंजर्वेटिव थे, हम लोग ना घर भी थोड़ा अलग बनाते थे, हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर नहीं करना चाहते थे, जो इंडिया है उसको सोने की चिड़िया बोली जाती थी, क्योंकि हमारे पास खाने पीने को सारी चीज़ें थी, तो हम लोग किसी को बाहर जाने देना भी नहीं चाहते थे दोस्तों। तो इस तरह से कुछ बताइए ह्यूमन के प्रोग्रेस को। और आज देखेंगे भारत को ब्रिटिशर्स और जो बीच में मुगल्स में वॉर हुए, जो दिल्ली सल्तनत में वॉर हुए, जो इवन हमारे नॉर्थ एंड साउथ जो हमारे डायनेस्टी थी उनके बीच में जब फाइट हुई तो क्या लॉस हुआ या क्या फायदा हुआ, या आर्किटेक्चर को क्या मिला, हमारे कल्चर को क्या मिला, ह्यूमन से रिलेटेड ट्रैजेक्टरी बताओ। इसी को बोलते हैं मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, चार चीजों में। आई होप आप लोगों को सारी चीजें अच्छी लग रही होंगी और इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोगों को समझ रहा होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी। तो यूरोप के अंदर और उसको जोड़ के रखना है। सेकंड चैप्टर आपका किससे जोड़ रिलेटेड दोस्तों, इंडिया से, इसलिए हम लोग इसमें सिर्फ किसका करेंगे, यूरोप के बारे में, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, यूरोप अचीव्ड रिमार्केबल प्रोग्रेस टिल 18th century CE in the fields of philosophy and science। अब आप लोग यूरोप के बारे में दोस्तों ये चीज देखिए कि यूरोप में 18th सेंचुरी में क्या ऐसा हो गया कि वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका था फिलोसफी और साइंस में। तो दोस्तों कहानी ऐसी है कि देखो, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये लोग क्या किए थे, आराम से इंडिया से पैसा कमा रहे थे, अफ्रीका से पैसा चुरा रहे थे, तो अपनी जगह साइंस जो बोल रहे थे ना वो डेवलप किए जा रहे थे। तो हम लोग जस्ट बोलने के लिए बात बोलते हैं कि उनके पास था, चीजें थी, अदरवाइज हमारे पास भी रिसोर्सेज होते गाइस तो हम भी साइंस में बहुत आगे रहते, लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं, हमसे उस टाइम पे गुलाम बना के रखे, तो हमको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे थे। तो इस तरह से वो अपने इधर से रिसोर्सेज लेके जाते थे, अपने इधर साइंस और फिलोसफी को आगे लेके जाते। तो जब साइंस आगे बढ़ गया दोस्तों, तो आप जमीन में दबी चीजों को निकाल सकते हैं नई टेक्नोलॉजी से, कार्बन डेटिंग कर सकते हैं आप लोग, बहुत सारे फायदे कर सकते हैं अगर आपका साइंस अच्छा है। और फिलॉसफी से क्या होता है, फिलॉसफी को बोलते हैं मदर ऑफ ऑल दी, आप जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उनका जो माँ है वो है फिलॉसफी। फिलॉसफी हमको सोचने पे मजबूर कराती है, क्यूरियोसिटी जनरेट कराती है। तो आप सोचिए, साइंस भी है, क्यूरियोसिटी भी है, तो हिस्ट्री जानने में उन लोग का इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा, जी हाँ, तो वो हिस्ट्री जानना चाहेंगे हमारी या अपनी भी। Scholars belonging to one school of thought presented the idea of
अप्लाइंग दिस नॉलेज ऑफ साइंटिफिक मेथड टू स्टडी दिस सोशल एंड हिस्टोरिकल ट्रुथ। तो ये साइंस के ब्रांच वाले, तो आप जब देखोगे ना गाइस, जो 18वां और 19वीं शताब्दी के जो 18 सेंचुरी 9 सेंचुरी के जो ये थे साइंटिस्ट थे, वो हिस्ट्री भी लिखते थे। न्यूटन के बारे में देख लीजिए, कहीं ना फिलोसफी, हिस्ट्री और सारे सब्जेक्ट में भी उनका इंटरेस्ट था। तो वही लोग थे जो यूरोप की हिस्ट्री को पता करना चाहते थे और हिस्ट्री के बारे में लिखते थे। बात समझे आप लोग? ये नॉलेज आपको लगाना है। वही लोग आए और बाद में सोशल जो है और हिस्टोरिकल ट्रुथ को पता करने के बारे में जाने। सोशल मतलब सोसाइटी के बारे में। आफ्टर दैट डिस्कशंस वेर फोकस्ड ऑन ऑब्जेक्टिविटी इन द हिस्ट्री एंड हिस्टोरियोग्राफी। ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या होता है दोस्तों? एक होता है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब दुनिया भर की बातें, एंडलेस टॉक। अब ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? क्या अशोक ने अपने भाइयों को मारा था? सही है, अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, ज्यादा डिस्कशन नहीं किया जाता। सब्जेक्टिव मैटर क्या हो सकता है? भगवान है कि नहीं। अब इस पे हम लोग पूरी जन्म बात करेंगे, फिर भी हमारा एक जन्म जो है कम पड़ जाएगा दोस्तों। तो सब्जेक्टिव नहीं, तो यहाँ पे क्या थे? ऑब्जेक्टिव। जो चीज पता करना चाहते हो, जिसके बारे में आपको इंटरेस्ट है, उसी के बारे में पता करो, उसी के बारे में लिखो। ऑब्जेक्टिविटी आ गई, ठीक है। हिस्टोरियोग्राफी गेन्ड इंपॉर्टेंस ओवर फिलोसॉफिकल डिस्कोर्सेस एंड डिवाइन फेनोमेना। हिस्ट्री मतलब क्या? अब ना रियल में हिस्ट्री जो थी फिलोसॉफिकल, कि उस टाइम पे अगर राजा लड़ाई किए, दो किंग लड़ाई किए, तो क्यों किए? अब ये नहीं बोले कि इसके ऊपर भगवान का साथ था और ये जो था बिना भगवान के था, यहाँ पे भगवान भाई नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्यों लड़े? फिलोसॉफिकल डिस्कोर्सेस की एक को अपना राजपाट बढ़ाना था, एक्सपांशन करना था, इसलिए उसने दूसरे के साथ लड़ाई कर लिया। तो कुछ ना कुछ ऐसी सारी चीजें रही होंगी। तो हिस्ट्री में पहली बात तो ऑब्जेक्टिविटी आ गई। अच्छा, पहली बात तो साइंस का नाम लेना आप लोग, फिलोसफी साइंस आई, साइंस के ही कुछ लोग कहाँ पे आ गए? हिस्ट्री लिखने लगे। हिस्ट्री को कैसे कर दिया वो लोग ने? ऑब्जेक्टिव रिलेटेड कर दिया था, और हिस्टोरियोग्राफी मतलब लिखना शुरू किया। अब वो जब लिखते तो किसके बारे में लिखते थे दोस्तों? फिलोसफिकल डिस्कशंस होते थे या डिस्कोर्सेस के बारे में बता करते थे, और गॉड का उसके बारे में कोई रिलेशन नहीं बताते थे। 1737 सी, दैट इज कॉमन एरा, मतलब जीसस के बर्थ के बाद की बात हो रही है। गॉटिंगन यूनिवर्सिटी, जी से है गॉटिंगन, याद रखिए, यहां से आता है जर्मनी, तो जी से गॉटिंगन, जी से जर्मनी में था ये। इट हैड एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आप सोचिए कि हिस्ट्री के बारे में एक अलग से डिपार्टमेंट ही बना दिया गया कि अब साइंस ठीक है, फिलोसफी ठीक है, इसी तरह से आप लोग और सारी ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, साइकोलॉजी पढ़ लीजिए, लेकिन अब हिस्ट्री के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बना दिया गया। कहाँ पे? गॉटिंगन यूनिवर्सिटी में। लेटर जर्मनी यूनिवर्सिटी बिकेम द सेंटर्स ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज। तो अब जिसने पहला डिपार्टमेंट खोला दोस्तों, तो लोग वहीं पे जाके पढ़ेंगे ना, तो वो जाके यहाँ पे लोग पढ़ने लगे, और ये एक बहुत बड़ा सा सेंटर बन गया था। कौन सी यूनिवर्सिटी? गोटिंगन यूनिवर्सिटी। चलो आगे बढ़े। अब पहला हमारा ये हो गया, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव हो गया। दूसरा साइंटिफिक पर्सपेक्टिव कहाँ पे डेवलप हुआ था? हमारे गोटिंगन में। ये हो गया पार्ट। अब चलते हैं एनाल स्कूल। अब ये सब स्कूल से दोस्तों फटफट कर लेंगे, इसमें कुछ है नहीं ऐसा कुछ। चलो, अब जो एनाल स्कूल है गाइस, ये कहाँ पे डेवलप हुआ था? हमको ये याद रखना है, फ्रांस में। न्यू स्कूल ऑफ हिस्ट्री, जिसमें कुछ नया। अब देखिए, आप हर चीज में नया नया थॉट आएगा, कोई एक चीज को डोमिनेट करेंगे ये लोग। और ये 20th सेंचुरी में आया था। 20th सेंचुरी मतलब 1901 से लेके 1990 तक, ठीक है। अब इसमें क्या करते थे? इसमें क्या बोलते थे? देखिए ध्यान से, कि हिस्ट्री में जस्ट आप लोग पॉलिटिकल इवेंट्स के, राजा रानी, राजा, द ग्रेट लीडर्स, वॉर्स, पॉलिटिक्स क्या था, डिप्लोमेसी, ये सब मत लिखिए। और क्या लिखिए? मौसम कैसा था। आप शिमला में जाके लड़ाइयों के बारे में, वहां के लोग जानना ही नहीं चाहते कि लड़ाइयां क्यों होती, वो जानना चाहते क्लाइमेट कैसा था, लोकल पीपल कैसे थे, एग्रीकल्चर कैसा था, ट्रेड क्या करते थे, सामान क्या लेते थे, क्या देते थे, टेक्नोलॉजी थी या नहीं थी, या फिर बैलगाड़ी थी चलती थी जी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बात कैसे करते थे, लेटर, चिट्ठी, कबूतर, सोशल डिवीजन एंड देयर कलेक्टिव साइकोलॉजी। तो जैसे कि वो लोग, हम लोग बोलते हैं ना कि हन हन जो आए थे, हंस इंडिया में आए थे। ये हंस क्या थे गाइस? ट्राइब थे चाइना के, बहुत अटैक करते थे, बारबरिक थे। बारबरिक मतलब क्या होता है दोस्तों? बहुत ज्यादा लड़ाई करते हैं, तो बारबरिक थे, लड़ाई करते। तो एक साइकोलॉजी, वो पूरे ट्राइब की क्या थी, वो ग्रुप का क्या था, इसके बारे में लिखिए। बहुत हुआ राजा, बहुत हुई रानी, बहुत हुआ पॉलिटिक्स। ये किसने बोला? एनाल स्कूल ने बोला।
बोला ये मत ज्यादा मत इस पे डिस्कस करिए, थोड़ा थोड़ा अगर है भी तो इससे रिलेटेड पता करिए, खेती वेती कैसी थी, इस पे भी हिस्ट्री लिखिए थोड़ा। तो ये था हमारा किसका, एनाल स्कूल का। द फ्रेंच स्टूडेंट्स वेयर द पायनियर्स ऑफ द एनाल स्कूल। ये कौन से थे, जो फ्रांस के हिस्टोरियंस थे, जो फ्रांस में रह के पढ़ाई करते थे, वो थे पायनियर, मतलब जिन्होंने शुरुआत की। तो आप लोग पाते भी हो कि आप जो अपनी बुकों में पाते हो ना दोस्तों, तो आप खेती के बारे में पढ़ते हो। जैसे अगर आप कोई भी बुक उठा के पढ़िए कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया की एग्रीकल्चर की, बोलते हैं ना, पूरी की पूरी बैंड बजा दी थी। हमारी सॉइल को इनफर्टाइल किसने किया, ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि वो लोग इंडिगो ग्रो करने को बोलते थे और वो सॉइल को बर्बाद करता था। इसी तरह से इंडस्ट्रीज को हमारे किसने पूरा बेकार किया, अगेन ब्रिटिशर्स ने। कच्चा माल लेके जाते थे और रेडीमेड मार्केट में हमारे दे जाते थे, तो हमारी इंडस्ट्री को कंपटीशन में दब जाती थी और हमारे कपड़े थोड़े महंगे पड़ते थे, क्योंकि भैया हम अच्छा बनाते थे, बेहतरीन बनाते थे, टाइम लेते थे, लेकिन अच्छा बनाते थे। ये सब समझ रहे हो, ये सब कहाँ से थॉट है, एनाल स्कूल से। आगे फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, फेमिनिस्ट वुमन, ये कहां पे हुआ था, अब देखिए, द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन इज कॉल्ड एज फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। अगर आप लोग कोई लड़ाई पढ़ रहे थे तो वुमेन का रोल क्या था उसमें, वो बताइए। एग्रीकल्चर, अगर आप हिस्ट्री लिख रहे हो कि एग्रीकल्चर कैसी थी ना, उसमें औरतों का रोल कैसा था, तो ये क्या बोलते हैं, रिस्ट्रक्चर करो, हर एक चीज को फिर से लिखो, लेकिन औरतों को ध्यान में रख के लिखो कि औरतें क्या कर रही थी उस टाइम पे, समझे। तो इसको बोलते हैं रिस्ट्रक्चरिंग। और इसको जो पहला लेके आई थी, ये कलर नहीं सूट हो रहा है, वो थी सिमोन दे ब्यो, ठीक है। ये भी कहां से थी, फ्रांस से थी, फ्रांस का, देख रहे हैं एनाल स्कूल भी, और ये फ्रांस फेमिनिस्ट स्कॉलर थी। फेमिनिस्ट क्या होता है, जो औरतों के बारे में सोचे, औरतों के बारे में बोले। द फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी emphasized not only to include women in the history but also to rethink on the male dominated perspective of history। तो उन्होंने क्या बोला कि देखिए, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ औरतें आके हिस्ट्री लिखें, वो तो चाहिए ही, लेकिन जो पास्ट में हिस्ट्री हुई है वो सबको, जैसे मैंने बोला, चेंज करके बताओ कि औरतों का रोल क्या था, उसको करो। क्योंकि गाइज एक क्या होता है, हिस्ट्री हमेशा पास्ट से रिलेटेड होती है, जो प्रेजेंट में अगर हम अप्लाई करें अपने फ्यूचर को सुधार सकते हैं। तो ये क्या बोलती है, अगर फीमेल की हिस्ट्री रहेगी और वो अगर प्रेजेंट में लगाएगी तो उसका फ्यूचर बहुत अच्छा कर सकती है वो, इसलिए ये सब आया। लेटर मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन लाइफ बिकेम द फोकस ऑफ historical research such as their employment, their role in the ट्रेड यूनियन, फैमिली लाइफ। तो औरतों में, जॉइंट फैमिली में जैसे औरतों का रोल बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि नहीं था, घर में रहती थी, लेकिन था, हम लोग एक जगह से देखेंगे तो था, एक जगह से पर्सपेक्टिव देखेंगे तो नहीं था। अगर हम लोग बोले कि क्या वो घर से बाहर कमाने जाती थी, तो नहीं कमाती थी, लेकिन घर में बच्चों को अच्छे संस्कार देती थी, कल्चर में देती थी, सब सारी चीज़ें थी। अब प्रो कॉन्स आप लोग डिसाइड करेंगे कमेंट सेक्शन में। तो ये सब हम लोग क्या बोल रहे हैं, हर एक चीज फोकस में किसके आई, औरतों के फोकस में किया। और 1990 में द वुमेन वेयर पोर्ट्रेड एज ए इंडिपेंडेंट क्लास। क्लास क्या होता है दोस्तों, ग्रुप ऑफ पीपल। तो मेल अलग ग्रुप बना, फीमेल अलग ग्रुप बनी, और औरतों अपने बारे में सोचना, अपने बारे में काम करना शुरू की। तो आज ही का आप देख पा रहे हो कि इंडिया में इम्पैक्ट है, आज औरतें इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं नोटेबल स्कॉलर्स इन यूरोप। पहला नाम आता है रेने द देस्कारते। देखो गाइस, इसमें जो डैश डैश डाल के मैंने लिखा है, तो कोई एक तो बुक का नाम होगा, कहाँ के थे और कौन से साल में थे। अब ये क्या था, इनका रोल आता है क्रिटिकल एनालिसिस में, हर एक चीज को बहुत ज्यादा क्वेश्चन करना। इट इज इंपॉर्टेंट टू वेरीफाई, देखिए ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरीफाई द रिलायबिलिटी ऑफ द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स बाय क्रिटिकली एग्जामिनिंग देम। रिलायबिलिटी मतलब क्या, आप हर एक बुक को मत पढ़िए दोस्तों, कितना सत्य है ये थोड़ा क्वेश्चन करके फिर पढ़िए। दूसरा, नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग द ट्रुथ टिल ऑल द ग्राउंड्स ऑफ डाउट्स आर एक्सक्लूडेड। कोई भी चीज को सत्य मत मानिए जब तक, अगर एक भी डाउट आपके दिमाग में रह जा रहा है कि शायद से ये चीज मैंने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी है हिस्ट्री से रिलेटेड, तो बोलते जब तक वो पूरा एकदम क्लियर ना है तब तक आप उसे सत्य मत मानिए, पता करिए तब लिखिए बुक। तो हो गया रेने देस्कारते। अब आते हैं हमारे वोल्टेयर। इनका नाम था फ्रैंकोइस मैरी एरोट, इनका सेम नाम था, कहां से थे, फ्रांस से। 1964 से लेकर 1778 तक थे। ही ओपाइन, देखिए क्या बोले, हिस्टोग्राफी द फोकस शुड नॉट बी ओनली ऑन ऑब्जेक्टिव ट्रुथ और क्रोनोलॉजी ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट्स, prevalent social tradition, trade, economy,
एग्रीकल्चर शुड ऑल्सो बी कंसिडर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। तो ये क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, मतलब कि हम लोग बोले कि अशोक जो थे उन्होंने बुद्ध को ही क्यों फॉलो किया, जो बुद्धिज्म उसको क्यों फॉलो किया, फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपने बेटे बेटी को भी आगे बढ़ाया, फिर उन्होंने बहुत सारे कुछ चीज़ें अपने रिलेटेड बुद्ध से रिलेटेड बोली भी कि जैसे कि बुद्धिज्म से रिलेटेड कि माँ बाप की सेवा करना ही सबसे बड़ी सेवा होती है, तो ऐसी सारी चीज़ें। तो ये तो ऑब्जेक्टिव ट्रुथ हो गया। वो क्या बोलते हैं, ये भी पता करिए कि सोशल ट्रेडिशन क्या था इंडिया में जब अशोक ये सब सारी चीजें, तो इंडिया में क्या फॉलो हो रहा था, ट्रेड कैसा था, इसके बारे में हिस्ट्री पता करिए कि अशोक किससे ट्रेड करते थे, क्या ट्रेड करते थे, इकोनॉमी कैसी थी, क्या लोगों के पास पैसा बहुत था या कम था, या खुश थे कि नहीं खुश थे, एग्रीकल्चर कैसा था, ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में भी लिखिए हिस्ट्री में। क्यों एक राजा और उससे पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही आप लिख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा और सारी चीजें भी लिखिए। अंडरस्टैंडिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इज इंपॉर्टेंट फॉर द हिस्ट्री। तो देखिए इसमें दिक्कत क्या थी, अगर आप इस तरह से हिस्ट्री लिखते हैं ना, सभी के बारे में बात हो रही है, और अगर आप अशोक से रिलेटेड बातें करें तो किसी एक इंसान के बारे में बात हो रही है, तो इन्हें बोला ह्यूमन के बारे में पता करिए। ह्यूमन क्या करते हैं, ट्रेड, एग्रीकल्चर, रिलेशन, सोसाइटी में जाते हैं, बस यही सारी चीजें पता करिए, बस खत्म, मजेदार बनाइए। ही इज नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, इन्हें बोला जाता है फाउंडर, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट, और जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगल, अब ये क्या बोलते हैं, अब इनके बुक का नाम देखो, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस, ये बुक इंपॉर्टेंट दोस्तों, मेरे जो स्टूडेंट थे वो नाम भूल जाते थे इसका, आप लोग जरूर याद रखिएगा। रीजन्स इन हिस्ट्री, रीजन्स इन हिस्ट्री, जर्मनी के थे हेगल भैया, एच जी याद रखिएगा, जी आता है तो एच भी याद रखिएगा, हेगल जर्मनी, 1770 से 1831 तक जिंदा थे ये। हिस्टोरिकल रियलिटी शुड बी प्रेजेंटेड इन अ लॉजिकल मैनर, तो देखिए हम लोग जो मॉडर्न वाला जो पार्ट पढ़े थे ना, वो देखिए उसी के गुण सब में थोड़े थोड़े पाए जाएंगे, जो उसके एडजेक्टिव्स हैं सब इधर ही हैं, लॉजिकल मैनर में होना चाहिए। दूसरा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री विल डेफिनेटली चेंज एज अ न्यू एविडेंस विल कम फोर्थ। क्या बात बोली, क्या चुम्मेश्वरी लाइन है कि जैसे जैसे नई चीजें पता चलती जाएंगी ना दोस्तों, हिस्ट्री चेंज होती जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत टाइम से लोग पहले क्या सोचते थे इंडिया में कि आर्यन जो थे वो इंडिया के थे, फिर धीरे से क्या पता चला, अच्छा आर्यन सॉरी ये भी पता करते हैं हम लोग कि जो हिस्ट्री इंडिया की स्टार्ट होती है वो आर्यन से स्टार्ट होती है, जैसे कि जो मगधा एम्पायर थे, ठीक है, ऐसे एम्पायर 16 करके एम्पायर थे, तो ये सब जनपदा बोलते थे, महाजनपदा। ये कब से बात, बाकी आज से 100-150 साल पहले की बात है, कि लोग लगता था आर्यन से तक, क्योंकि उसी टाइम तक की बुकें पता थी। जब जो अंग्रेज थे उन्होंने खुदाई की, जो हमारे हड़प्पा में खुदाई की, तो उनको मालूम पड़ा, अरे यहाँ पे तो एक पूरा का पूरा एक सिविलाइजेशन बसा हुआ है, घर है, लोगों के पास बंगले थे, गाड़ी थी, मजाक कर रहा हूँ, अच्छे खासे लोग थे, स्विमिंग पूल था। अब क्या हिस्ट्री चेंज हुई कि इंडिया की हिस्ट्री आर्यन से नहीं है, 1000 BCE से नहीं है, उससे पहले की इंडिया की हिस्ट्री है। ये जो लोग हैं, आप लोग को एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, इस हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो चीजें लिखी गई है, आज तक लोगों को समझा नहीं गया कि क्या लिखे हैं वो लोग। क्या ही मजा है यार, पता चल रहा है हमारे जिंदा रहते यार। चलो, तो ये पता चला कि इंडिया की हिस्ट्री जो है 3000-4000 साल और पहले से स्टार्ट होती है। यही बोल रहे थे हमारे हेगल भैया कि भैया चेंज हो जाएगी हिस्ट्री, जैसे ही नया इंफॉर्मेशन आएगा। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ थिंग वन नीड्स टू नो बोथ द साइड्स, अगर आपको किसी चीज के बारे में पता करना, उसके दोनों पहलू जानना पड़ेगा। आई ऑलवेज से हाफ ट्रूथ इज अ नो ट्रूथ, आधा सच कभी सच नहीं होता। तो यही क्या बोल रहे हैं वो लोग, दोनों साइड जानते हैं, और जो ये लोग ऐसी एनालिसिस को कोई जब फॉलो करे तो उसे बोल देते हैं डायलेक्टिक्स, मतलब जो दोनों चीजें फॉलो करना चाह रहा है कि अशोक राइट थे या रॉन्ग, गुड और बैड, ट्रुथ और लाई, ये दोनों पता कर रहा है, अगर ये मेथड फॉलो कर रहा है तो उसको बोलेंगे डायलेक्टिक्स है ये। अब कोई भी थियरी के जो प्रपोज करते हैं उसकी बिगिनिंग में जो भी है उसे बोलते हैं थेसिस, और दूसरा वाला जो उसके कॉन्ट्ररी मतलब उल्टी बात बोले तो उसे बोलेंगे एंटीथेसिस, और ये दोनों को मिला के लिख दिया जाए उसे बोलते हैं सिंथेसिस। समझो, मैंने बोला कि जो अशोक है
वो एक अच्छे राजा थे, ही वॉज अ गुड लीडर। तो ये क्या हो गया, थीसिस। लेकिन अब मुझे इसका दूसरा पर्सपेक्टिव भी लिखना है, तो उसे बोलूंगा, जो मेथड फॉलो कर दूंगा, ऐसा मैं सोच रहा हूं, तो मैं बोलूंगा मैं डायलेक्टिक्स फॉलो कर रहा हूं। तो मैं सोचूंगा कि व्हाई ही वाज अ बैड लीडर, ये भी लिखूं। अब दोनों को मिला के मैं लिखता हूं कुछ, तो उसको बोलेंगे सिंथेसिस, गुड और बैड दोनों। तो अब मैं पता चलता है कि हाँ भाई, बहुत सारी जगहों पे अच्छे लीडर थे, कुछ जगहों पे चूके थे। जैसे अपने भाइयों को कौन ही मारता है भाई, ठीक है। अब लेपोल वुन रैंके, इनकी बुक का नाम देखिए, द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, द सीक्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। अगेन ये थे रैंके फ्रॉम जर्मनी, 1795 to 1886। He gave a lot of importance to the information gathered through the original documents। वो क्या बोले, देखो जो एकदम पहला बना था ना, आज तो इसकी कॉपी बन चुके हैं लोग अपने अपने, क्योंकि आप जानते हैं ना कि लोग वही लिखते हैं जो उनकी सोच होती है। ऐसे सोच वाले लोग लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, और आप जो आज यहाँ पढ़ रहे हो ये बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड वर्जन है। इसलिए गो फॉर द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अगर बुक है तो ओरिजिनल के बारे में पता करिए, कॉइन है तो ओरिजिनल कॉइन को देखिए फिर समझिए, तो ओरिजिनल की तरफ बहुत जाते थे। He also stated that all type of documents related with the historical events should be examined minutely with the great care। अब ऐसा है कि बहुत ध्यान से पढ़िए। जैसे मैंने बोला था कि कुछ लोग गलत भी लिखते थे, कुछ लोग पकाऊ भी थे, कुछ लोग फेकू भी थे, और कुछ लोग 15 दिन में पैसा डबल भी करके लिखने वाले लोग थे। तो ध्यान से पढ़िए थोड़ा। He believed that it was possible to reach the historical truth with this method। तो इस तरह से अगर आप ये फॉलो करोगे ना, ओरिजिनल वाला और केयर के साथ पढ़ोगे, तो आप जो हिस्ट्री में सच्चाई थी वो जान जाओगे। He criticized the imaginative characterization या narrative narration of the historical event। घर में मतलब अपने बोलते हैं ना पकाऊ कल्पनावादी बातें लिखना, ये सब इमेजिनेशन से जो आप सारी चीजें लिखी। सच ही बोलता हूँ कि शायद से जो अपने भाइयों को अशोक ने जब मारा था, उसे अंदर से बुरा लगा, he felt bad। फिर उन्होंने सोचा व्हाई नॉट जॉइन बुद्धिज्म एंड मेक द वर्ल्ड हैप्पी अगेन। देखो ऐसे इमेजिनेशन मत करिए, अगर पता है कि उन्होंने क्यों किया था, बुद्धिज्म क्यों फॉलो किया, ऐसा है तो तब लिखिए। तो ही क्रिटिसाइज्ड दिस थिंग, ही इन्फ्लुएंस्ड द हिस्टोरिकल राइटिंग ऑफ 19th सेंचुरी। तो लोग इनको फॉलो करे कि ये बंदे ने बात तो जबरदस्त बोली, भयंकर बोली, भौकाल बात की है एकदम। तो लोग इनको फॉलो करना शुरू किए उस टाइम पे 19th सेंचुरी में। आते हैं कार्ल मार्क्स, इनकी बुक का नाम था दास कैपिटल। ये थे फ्रॉम जर्मनी। अब जर्मनी में क्यों दोस्तों, बता दिया ओरिजिन, गोटिंगम यूनिवर्सिटी जर्मनी में थी, पहला डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, तो लोग वहीं पहुंचे थे। देखिए पढ़ाई वहीं से निकल रही है सब। 1818 से लेके 83 तक थी। हिस्ट्री इज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज बट अबाउट द लिविंग पीपल। तो देखिए जो हिस्ट्री है वो परियों की कहानी नहीं है, कुछ इमेजिनेटिव कैरेक्टर के बारे में नहीं है, ये कहानी है जिंदा बंदों की। अगर आप अशोक के बारे में पढ़ते हैं तो वो राजा थे और बहुत ग्रेट थे, तो इन लिविंग पीपल के बारे में है। ह्यूमन्स रिलेशंस आर फॉर्म नॉट ओनली बाय द फंडामेंटल नीड्स ऑफ द पीपल एंड द ओनरशिप बट ऑल्सो by the prevalent of production means of production to meet those needs। देखिए अब मैं बातें करता हूँ फंडामेंटल, समझिए ये बोलते हैं दो क्लास बनाएंगे, हैव्स एंड हैव नॉट। हैव्स वो है जिनके पास सारी चीजें हैं, जैसे कि रोटी कपड़ा मंगाना, जैसे फूड क्लोथ शेल्टर मनी पॉलिटिकल पावर, सब कुछ है। वहीं पे हैव नॉट ऐसे लोग हैं जिनके पास ये सारी चीजें नहीं है। चलो ये क्या बोलते हैं, ये सब सारी चीजें नहीं है, तो बोलते हैं देखिए बेसिक, ये तो बोले कि फंडामेंटल नीड्स है या नहीं है, ओनरशिप मतलब कौन ओन करता है, बोलते हैं ये तो ठीक है। इससे ज्यादा बड़ी बात क्या है कि जो अचीव करने के लिए जो तरीके हैं वो अवेलेबल है कि नहीं। जैसे कि अगर एक गरीब जो हैव नॉट है, अगर वो हाउस लेना चाहता है, तो क्या वो रास्ते हैं उसके पास जिससे वो हाउस ले पाए। जैसे क्या उसके पास जॉब है, पढ़ाई है, हेल्थ है, फैमिली सपोर्ट है, पॉलिटिकल सपोर्ट है, जगह है, हाँ कुछ, या क्लाइमेट वैसा है कि उसको अलाउ करेगा। तो वो क्या बोलते हैं कि नो डाउट ये है। जैसे कौन सी चीज, फंडामेंटल नीड्स, जो बेसिक चीजें वो उसके पास है या नहीं है। दूसरा
उसका ओनरशिप है या नहीं है, मतलब है नाम पे, मतलब उसको घर में रहने दे रहे हैं लेकिन वो भाड़े के घर पे। तो पहला तो फंडामेंटल नीड्स का है ना, और दूसरा ओनरशिप। बोलते हैं ये दोनों चीजें का सिर्फ नहीं है, और एक तीसरी चीज डालो, द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब वो सारी चीजें पाने के लिए क्या उसके पास रास्ते हैं। तो इसी के बेस पे उन्होंने बताया जो हमारे हैव और हैव नॉट्स, these accessibility to these means may not be same for different state of society। आप पाइए कि जैसे कि आप लिखिए 1 BHK, समझ लें कि 1 BHK घर, एक जो दिल्ली का 100 रुपया कमाता है और 1 BHK का हाउस अंबानी के लिए, ये दोनों अलग अलग है। इसकी पावर, अंबानी जी जितना चाहे उतना खरीद सकते, गरीब नहीं खरीद पाएगा। मुंबई की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मे नॉट बी द सेम फॉर ऑल दिस डेटा, तो गरीब लोगों के लिए नहीं, अमीर लोगों के लिए भी सेम, तो ये सेम नहीं है, दोनों के लिए अलग अलग है। द क्लास विच ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सप्लॉइट्स द रेस्ट ऑफ द क्लासेस। तो जिसके पास सारी चीजें ना, बोलते ना पावर की सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, लोग उसको देना नहीं चाहते किसी को। तो जो अमीर है वो अपनी अमीरियत क्यों देना चाहेंगे, क्यों बांटेंगे, क्योंकि देखिए रिसोर्स तो लिमिटेड है गाइस। समझो पृथ्वी पे हमारे जो रिसोर्स है 100 ही है, उसमें से बहुत ज्यादा पार्ट किसके पास है, या कुछ अमीरों के पास है, रिच पीपल के पास है। तो कभी भी पुअर को देना चाहेंगे अपनी पावर। तो वही वो बोलते हैं कि रिच जो हैव वाला क्लास है वो हैव नॉट वाले को एक्सप्लॉइट करेगा। जैसे कि अगर जो कंपनी का सीईओ है, बंदा काम 8 से 10 घंटा कर रहा है, ये ऑफिस में बैठ के जस्ट इसको फोन लगवाने को बोलता है, ये बंदा लेता है करोड़ ऑफ सैलरी, और जो बंदा काम कर रहा है रियल में, जो कोडिंग कर रहा है, उसको देते हैं 25 से 30 हजार 50 हजार लाख रुपया। आप सोचिए, ये बात इन्होंने बोली थी। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन द सोसाइटी लीड्स टू क्लास स्ट्रगल। तो ये दो लोग क्या करेंगे, हैव नॉट वाले, जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप कितना भी काम करेंगे आपको सैलरी कम, तो आप बोलोगे कि मैं भी लड़ूंगा, मैं भी लड़ूंगा, तो इसी की वजह से क्या होगा, अपने बॉस से लड़ोगे तो दोनों के बीच में लड़ाई होगी। तो यही बोलते थे। इसी तरह से आप लोग ले लीजिए आपकी जो ज्वलंत मुद्दे, जो आपका फायर पॉइंट है कि गर्लफ्रेंड होना ना होना या बॉयफ्रेंड होना ना होना, तो अंबानी जी के लिए मतलब समझ रहे हो बहुत सारे मेथड अवेलेबल हैं उनको रिलेशन बनाने के लिए। नहीं जैसे है नहीं, मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। वहीं गरीब के पास कुछ नहीं होगा। तो देख रहे हैं सारी चीजों के लिए आप लोग अप्लाई करिए। कार्ल मार्क्स आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी थियरी को समझिए, लाइफ में अप्लाई करिए, देखिए आप बहुत ज्यादा जल्दी हैव वाले में पहुंच जाओगे, हैव नॉट से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट आते हैं माइकल फूको, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज इनकी बुक का नाम था। ये थे फ्रांस से, तो एफ से फूको फ्रॉम फ्रांस। तो ये पहला क्या, टू प्रेजेंट हिस्ट्री इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज नॉट राइट, कि एक के बाद 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 ऐसे हिस्ट्री मत बताइए, क्रोनोलॉजी में नहीं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्कियोलॉजी इज नॉट टू रीच द अल्टीमेट हिस्टोरिकल ट्रुथ बट टू एक्सप्लेन द वेरियस ट्रांजिशन इन द पास्ट। देखिए समझो मैं धरती के नीचे ये सारी चीजें हैं तो ऐसे दबी हुई हैं, ठीक है। तो बोलते हैं आप ये वाला पता कर लिए, तो इसका मतलब ये क्या है कि इससे ये कहाँ से आए, ये कहाँ से आए, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये जमीन पे लोग कैसे आए, ये ट्रांजिशन बताएगा। आप क्या लगे पड़े हो कि यहाँ पे जो है इसी के बारे में पूरा पता करने का, इस टाइम पे लोग ऐसे थे, ये नहीं ज्यादा मैटर करते कि ये लोग मतलब अंडरवेयर पहनते थे कि नहीं पहनते, ये सब सारी चीजें नहीं पता करना आप लोग को। ट्रांजिशन पता करिए कि ये पहनते नहीं थे, फिर पहनना शुरू किए, फिर आप तो आप महंगी महंगी वाली पहनते हैं, ठीक है। He acknowledged that the subject such as science of medicine, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जैसे कि ये योहनी सिंह को जानते होंगे आप, बाइपोलर डिसऑर्डर था, पल में हंसना पल में रोना वाला, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन आर वैलिड फॉर हिस्टोरिकल एनालिसिस, कि यहाँ पे जो थी हिस्टोरिकल कैसी थी, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल कैसे थे वो पता करिए, और जेल हिस्ट्री के बारे में पता करिए, मुन्ना सर्किट के बारे में पता करिए। इसी के साथ दोस्तों हमारा शायद से ये वाला पार्ट खत्म होता है। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो गाइज बहुत जल्दी सेकेंड वाला पार्ट भी आप लोग के सामने हाजिर कर दूंगा। आई होप आप लोगों को बोर ना किया हो, और जैसे कि हमारे बच्चे बोलते हैं कि सर क्वेश्चन पढ़ने में मजा आ गया, आप लोग भी वही कमेंट करिए। अगर नहीं भी पसंद आया हो तो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो में और कोशिश करके और बढ़िया लाते रहूंगा। मेक श्योर आप अपने दोस्तों में से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें, और बवालबाजी मार्केट में फैलाएं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड, सायोनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा। बाय दोस्तों।